श्लोक भेजा है। श्लोक इस धनतेरस पर और धन्वंतरि दिवस पर है। और क्योंकि आज हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय भुवनेश्वर राय जी पोषण पर वार्ता रखने वाले हैं, क्योंकि पोषण से ही हमारी स्वास्थ्य की समृद्धि है। तो धन्वंतरि पे उन्होंने यह श्लोक जो भेजा है, धन्वंतरि स्तवन कि नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपाद्यं लोके जरारोगभयं न मृत्युनाशं दातारमीशं विविध औषधीणाम् न त्वहं कामये न स्वर्ग न पुनर्भवं कामये दुःखप्राप्तानां परिणात्नाम् आत्नाशनम्। इस श्लोक का अर्थ इस तरह से है कि हे देवताओं के आदि देव, सुर और असुर सभी आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सब लोगों के रोगों, वृद्धावस्था, भय और मृत्यु का नाश करने हेतु हमें विभिन्न औषधियाँ आप देते हैं। मैं आपसे न तो राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की, न पुनर्जन्म की। आपके चरणों में इतनी विनती है कि दुःख से जल रहे प्राणियों के दुःख का नाश करें। और इसी स्तवन के साथ-साथ हम आज आदरणीय श्री भुवनेश्वर राय जी से निवेदन करते हैं, योगाहार के सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि पोषण प्रबंधन पर जो समसामयिक वार्ता है, जो योगाहार का एक अभिन्न अंग है, स्वास्थ्य समृद्धि, उस पर वार्ता रखने की कृपा करें। आदरणीय भुवनेश्वर राय सर। इस युवा ने बहुत अच्छी तरह से इस लाभान्वित तुम लोगों के सामने हुए कि आज मैं कुछ तो लिए परमिशन दिया है। आज जो है हम से सर आवाज कट रही, आवाज कट रही। आज मैं आपकी वर्क हमारे वहां ही हाँ, अब आ रहा है सर। जी जी सर, आप आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा माफी चाहूंगा, हमारा कब तक चलेगा कुछ ठिकाना नहीं, इसलिए कि मैं कोशिश 2 मोबाइल करके और बीच में ही पूरा खत्म हो जाए, लेकिन भी देखता हूँ हाँ, इसमें भी थोड़ा आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है संभवतः सर। इसमें भी नहीं आ रहा है। अब कुछ बातें हम सुन पा रहे हैं, कुछ कुछ गायब हो रही हैं। नहीं तो पहले तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का मुझे आज्ञा दें। अब अच्छी, अब अच्छी दुरुस्त आवाज है सर। जी जी, कृपया जी। प्रेजेंटेशन का मुझे अलाउ करें। कर दिया है सर, कर दिया है। अच्छा। नेटवर्क आज बहुत ही खराब है। मैं शेयर कर रहा हूं कुछ। आज पोषण से संबंधित कुछ चर्चाएं की जाएंगी। न्यूट्रिशन से संबंधित कि प्लांट में कौन कौन सा न्यूट्रिशन की जरूरत होता है और न्यूट्रिशन वास्तव में होता क्या है।
तो प्लांट कई उसी तरह से पौधे भी हम कर रहे हैं। और आप लोगों ने सुना कि पत्ता जब कोई जो है देते हैं पोषक तत्व तो हमारे मिट्टी के अंदर हैं, उसको मिट्टी में जब हम पौधे उगाए जाते हैं तो उससे तमाम जो भी न्यूट्रिशन है उसको पौधे लेते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक भाषा में ये दिया गया है कि हम को कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं, जिनके अभाव में अगर वो हम पोषक तत्व न दें तो हमारे पौधों की लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और पौधे हमारे या कायदे से चल नहीं पाएंगे या उनका पैदावार जो है प्रभावित हो जाएगा। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं आज सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज सर, आ हाँ, रहा है? आ रही है सर, कभी आवाज आ आती है रही कभी चली जाती आ रही आवाज आ रही है, लेकिन हल्का सा आ रहा होगा, थोड़ा सा भी कटेगा तो मजा नहीं आता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। तो आवश्यक पोषक तत्व किसको कहते हैं? तो आवश्यक पोषक तत्व वो उस पोषक तत्व को कहते हैं जो किसी जीवित जीव को के जीवन चक्र को पूरा करता है। तो पौधे में ये, जैसा कि आप चर्चा करेंगे, तत्वों की जरूरत है। पहले लोग थे शुरुआत, तो आप लोगों ने सुना होगा कि आवश्यकता होती है, लेकिन समय समय पर जब साइंटिस्ट ये देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन से पोषक तत्व की अब और जरूरत हो गया, तो उसमें एक और बढ़ गया है। अब 17 की बात हम लोग करते हैं और अब धीरे धीरे 2-3 तत्व और हैं जिसकी पर रिसर्च चल रहा है कि इसके अभाव में क्या कुछ हमारे पोषक तत्वों को या इसकी पैदावार को प्रभावित हो रहा है। तो अब उस पर भी जब कंप्लीटली ये निर्धारित हो जाएगा तो वो भी हो सकता है कि जुड़े। तो समय समय पर अगर इस तरह का किसी चीज की आवश्यकता पौधों को होती है या उससे पौधों को विशेष फायदा होता है या पौधों की लाइफ साइकिल में डिस्टर्ब होगा, तो फिर उसको भी जोड़ेंगे। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका है और फिर जो है हम उसी के हिसाब से इसको बात करते हैं। अब इसमें जब आप में हम क्या करते हैं और किस फार्म में वो मिट्टी के अंदर पौधे जो है किस फार्म में उनको लेते हैं और प्लांट की टिश्यू में उनका कंसंट्रेशन क्या है, ये इसमें दिया गया है। इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए कि मुझे लगा कि थोड़ा बहुत चीज तो चर्चा करते हैं
इसमें थोड़ा सा तो हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग के उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप लोग जानते हैं कि जिनकी पौधों को ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होती है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जिसकी सूक्ष्म जरूरत होती है, जिनकी बहुत कम जरूरत होता है, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये 9 तरह के होते हैं, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो ये इतने ये माइक्रो, अब हम एक एक जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों जो है कैसे है 40% आवाज नहीं आ रही है। आवाज साफ जा रहा है सर? आवाज साफ जा रहा है? अभी ठीक है, लेकिन बीच में गड़बड़ कट रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं एक और मोबाइल में। मुनीलाल सर, हेलो? जी जी सर, आ रहा है ना? ठीक है। आवाज आता है, बीच बीच में थोड़ा सा कट जाता है, अगर जगह थोड़ा सा चेंज हो जाए सर तो। अब चूंकि लैपटॉप के सामने मैं बैठा हूं और जगह जो है करीब करीब ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ मौसम यहाँ ज्यादा आज खराब है, तो मौसम के हिसाब से कुछ डिस्टर्ब हो गया होगा। आ रही है आवाज? ठीक है सर। वो प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन मेरा रुक गया है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? जी 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 इसको दिखाई दे रहा है आ सर। गया। अच्छा अच्छा, चल चले, जब जहां दिक्कत हो फिर चला गया कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना प्रेजेंटेशन? जी नहीं दिखाई दे दिख रहा था। जी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हाँ जी, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पौधे लेते हैं, और ये जो है 45% प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। आवाज सर क्लियर आ रहा है? एक बार जरा मुझे सूचित कर देंगे। आ रहा सर। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी के माध्यम से, H2O के माध्यम से पौधे लेते हैं उसी फॉर्म में, और ये जो है 6% प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। ऑक्सीजन ये भी पानी और ऑक्सीजन के रूप में मिलता है, ये भी 45% पाया जाता है। तो ये तीनों मिलाकर के करीब 96% हो जाते हैं, 96%। अब आप सोच सकते हैं कि प्लांट टिश्यू में जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है उसका 96% पूर्ति तो ये केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, और इसके लिए हमको कुछ नहीं करना होता है, ये जो है एटमॉस्फेयर से हमको मिल जाता है। अब हम चर्चा करेंगे जो प्राइमरी न्यूट्रिशन है, जिसको काफी मात्रा में जरूरत होता है, वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन
1.5% प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट और अमोनियम फॉर्म में हमको मिलता है, पौधे को उसी फॉर्म में प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा हम चर्चा करते हैं कि कोई भी खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या डीएपी, यूरिया कुछ भी देते हैं तो वो मिट्टी में जाकर के उसका रिएक्शन होता है और पौधों का एक सिस्टम बना हुआ है कि पौधे कौन सा न्यूट्रिशन किस फार्म में लेते हैं तो उसी फार्म में कन्वर्ट होता है और फिर उसी फार्म में हम पौधों को प्राप्त होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट और अमोनियम फार्म में पौधे को प्राप्त होता है। ये 1.5% प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। फास्फोरस देखें, फास्फोरस जो है डिहाइड्रोजन फास्फेट और मोनोहाइड्रोजन फास्फेट, ये दो रूपों में पाया जाता है और ये भी जो है 0.2% पौधों के टिश्यू में पाए जाते हैं। उसी तरह से पोटेशियम, पोटेशियम जो है वह भी पोटेशियम आयंस के रूप में पौधे को प्राप्त होता है और 1% होता है। अब आप देख लें कि ये 96% तो ये हो गया और 1.5% नाइट्रोजन, 0.2% और 1%, इस तरह से करीब 2.7% तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिलाकर के हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पर। तो कैल्शियम जो है ये कैल्शियम आयंस के रूप में पौधे लेते हैं और ये भी 0.5% है, पौधे के टिश्यू में पाया जाता है। मैग्नीशियम, ये भी मैग्नीशियम आयंस के रूप में होता है और ये भी जो है 0.2% प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। सल्फर सल्फेट के रूप में पौधे लेते हैं और ये जो है 0.1% प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। तो यहां तक तो हम चर्चा कर लिए कि पौधे जिनको ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होता है और इसीलिए चूंकि प्लांट टिश्यू में इनकी मात्रा इस तरह से है, इसीलिए इनको उसी तरह से आवश्यकता भी पड़ता है। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और उनकी मात्रा जो है प्लांट टिश्यू में कितना होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखिए क्लोरीन है, ये वो नहीं हो रहा है ना, हेलो, आपकी स्लाइड नहीं दिख रही, स्लाइड नहीं दिख रही है आपकी सब, प्रेजेंटेशन मेरा दिखाई नहीं दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी जी जी, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। क्या बताऊं, जब मैं आता हूं तब ये कुछ प्रॉब्लम होता है साहब, ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन में ये सब चीजें होती है। एक्सपर्ट के साथ भी गड़बड़ होता है, आप चिंता ना करें। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलें, ठीक है, आवाज आ रहा है ना? जी आ रहा। ठीक है, ठीक है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में 8 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें क्लोरीन है, आयरन है, बोरॉन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और निकिल है। तो ये क्लोरीन और आयरन ये 100 ppm प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं। 100 ppm क्लोरीन और 100 ppm आयरन। क्लोरीन भी क्लोरीन आयंस के रूप में के फॉर्म में पौधे ग्रहण करते हैं और आयरन भी जो है फेरस आयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। बोरान, मैग्नीज और जिंक, ये तीन जो है, तीन की मैं चर्चा करूंगा, जो 20 ppm
20 ppm 20 ppm मैंने तीनों जो है 20 ppm प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं। फिर कॉपर है ये 6 ppm और मोलिब्डेनम और निकिल ये दोनों जो है 0.1 ppm प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं। तो ये मैं चार्ट दिखाने की कोशिश किया और संभवतः क्योंकि मेरा नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है कि लैपटॉप क्योंकि नेटवर्क उसी से जुड़ा हुआ हूं तो प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ये चीजें आप देखते तो थोड़ा सा और अच्छा समझ में आता है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पौधे का सिस्टम है, न्यूट्रिशन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, माने उसकी पत्तियों से ही ग्रहण होता है और फिर हवा और पानी और ऑक्सीजन के रूप में उसको बाहर छोड़ते हैं। और उसी तरह से जो है पौधों की जड़ें वो भी ऑक्सीजन और मिनरल्स ग्रहण करती हैं और वो भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जड़ें भी रिलीज करती हैं। तो एक ये बेसिक चीज था। दूसरा चीज ये है कि अब आप ये पौधों में जैसा कि आपने देखा उसी तरह से आप ये समझिए कि हम लोगों के बॉडी के अंदर कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माने किसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है और किसकी कम जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से हम लोग की बॉडी में भी है कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स प्रोटीन इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ये मैक्रो में आते हैं और विटामिन और मिनरल्स की जरूरत जो है थोड़ा कम पड़ता है तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये जिस तरह से हमारे बॉडी में है उसी तरह से हमारे पौधों में भी ये न्यूट्रिशन की चर्चा है। अब चूंकि मेरा ये तो नहीं हो पा रहा है तो मैं कुछ चीजें और वैसे ही बता देता हूं। एक दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इस पर आप देखें कि फसलों में कब कब इसकी जरूरत पड़ती है और कितने समय तक जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई फसल लगा रहे हैं तो कौन सा न्यूट्रिशन की जरूरत आप शुरू में करेंगे, किसको आप थोड़ा लेट तक ले जाएंगे, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखें, जब हम किसी भी चीज की बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, तो आपने सुना होगा या आप देखते हैं, करते भी हैं कि नाइट्रोजन की आधा मात्रा जो हम केमिकल की बात करते हैं, अभी हम चूंकि न्यूट्रिशन की बात करेंगे इसलिए आप ये जैविक और रासायनिक की बात छोड़ दें। मतलब ये एक बेसिक फंडा है, चाहे वो जैविक में भी हो या केमिकल में हो, ये बेसिक फंडा है। तो जो फास्फेट न्यूट्रिएंट है वो शुरुआत में ही हम देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डीएपी हम देते हैं और वो सोइंग के टाइम में देते हैं। उसी तरह से हम पीएसबी भी अगर देते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि बुआई के समय खेत में डाल दें ताकि वो उसके जीवाणु जाएं और जितना भी हमारे उसमें फास्फेट है उसको सल्वलाइज करके और पौधों को देते रहें। तो ये फास्फोरस की शुरुआत जो है शुरू में ही इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता शुरू में भी होता है और कुछ समय तक, मतलब जो फसल है उसके एक तरह से ये समझिए कि मिडिल टाइम तक ग्रोथ जहां तक इसको लेना है फसलों को, वहां तक हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर आप धान की चर्चा करें तो धान में भी आप देखेंगे कि हम जो
यूरिया की टॉप ड्रेसिंग है उसको मैक्सिमम 40 दिन में बंद कर देते हैं। तो 40 दिन में जब हम बंद कर देते हैं तो फिर फ्लावरिंग के टाइम वो नाइट्रोजन बिल्कुल पौधों को नहीं रहता है, उसकी जरूरत नहीं रहता है। और जब खेत में हल्का पीलापन लिए हुए जब खेत आ जाता है और उस समय जब फ्लावरिंग होता है तो वो फ्लावरिंग के टाइम बीमारियां भी कम आती हैं, अटैक भी, कीड़ों का अटैक भी कम होता है, क्योंकि पौधे हमारे हरे भरे नहीं रहते। तो जो उसमें दाने पड़ते हैं बड़े कायदे से पड़ते हैं और उसमें जो ग्रेन बनता है वो भी बहुत मजबूत होता है और वो अच्छा पैदावार देता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जब करते हैं, नाइट्रोजन जब देते हैं खेत में, तो मान लीजिए कि फर्स्ट नाइट्रोजन दे दिया उन्होंने 15-20 दिन पर, और सेकेंड जब देखेंगे कि अब फ्लावरिंग का स्टेज आ रहा है उस समय देते हैं। तो उस समय जब फ्लावरिंग की स्टेज के समय उनका ये मानना होता है कि जब हम इस समय यूरिया थोड़ा सा दे देंगे तो हमारे बालियों में, हम धान का इसलिए लिए कि धान की बात है, इसी तरह से किसी भी फसल को आप समझ सकते हैं। तो जब उस समय फ्लावरिंग स्टेज में जब आप यूरिया देंगे तो नेचुरल है कि इसका काम कुछ दूसरा है नाइट्रोजन का, वो वेजिटेटिव ग्रोथ को कन्वर्ट कर देगा, बढ़ाएगा, फिर उसको जो है हरा भरा करेगा। तो वो जो रिप्रोडक्टिव काम है, फ्लावरिंग का काम है, फिर फ्लावरिंग में ग्रेन्स बनने का काम है, वो थोड़ा हल्का होकर के और ये काम थोड़ा तेज हो जाता है, तो फिर हमारा पैदावार कम हो जाता है। तो जो लोग इसी तरह से गेहूं में भी है, गेहूं में भी आप कोशिश करें कि जो भी हम नाइट्रोजन दें वो फ्लावरिंग के पहले, अपना काफी पहले ही उसको बंद कर दें। तो नाइट्रोजन जो है आपके किसी भी क्रॉप में एक तरह से फ्लावरिंग से काफी पहले ही हम उसको बंद कर देते हैं। और पोटेशियम, जो पोटास है, उसको जो है फ्लावरिंग स्टेज तक ले जाते हैं। देख लीजिए यही अंतर है, पोटास का काम जो है फ्लावरिंग स्टेज तक चला जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे हम आलू वगैरह में जब भी कोई स्प्रे करते हैं, जो फोलियर स्प्रे करते हैं, तो जब हम 2-3 स्प्रे करते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि पहला स्प्रे 19-19-19 का कर दिया या 20-20-20 का कर दिया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों है। दूसरा स्प्रे जब हम करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन भी लेंगे और फास्फोरस लेंगे, पोटास हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। फिर जब तीसरा स्प्रे करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें नाइट्रोजन भी हल्का सा होगा और फास्फोरस नहीं होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा। तो वो फसल का एक सिस्टम है, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है और मैं इस पे चर्चा कर दिया। इसके बाद हम ये थोड़ा देखें कि जो कैसे हम पहचानेंगे। अब चूंकि ये बहुत अच्छा रहता अगर मेरा वो हुआ होता तो खैर। तो अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि अगर हमारे खेत में, जब हम खेत में जा रहे हैं और किसी न्यूट्रिशन की कमी है, हम कोई पौधा देख रहे हैं, तो कौन कौन से न्यूट्रिशन की कमी है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जैसे मान लीजिए हम खेत में गए और किसी पौधे को देख रहे हैं, तो उसमें जो पुरानी पत्तियां हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आपको दिखाई दे रहा है, पुरानी पत्तियों को आप देखें और उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई मर रहा है, कोई पीला पड़ रहा है, कोई
किसी में कोई स्पॉट बन रहा है, तो आप समझ लें कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, ये 5 तत्वों में से किसी की कमी हो सकती है अगर पुरानी पत्तियों में कोई प्रॉब्लम है तो। फिर अगर पुरानी और नई दोनों पत्तियों पर कोई प्रॉब्लम है तो वो जिंक है। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो पुरानी पत्ती पर भी इसका असर आता है और नई पत्तियों पर आता है। उसके बाद अगर टर्मिनस बड्स, जो ऊपर की आपकी जो बड्स होती हैं, सबसे ऊपर नुकीला, अगर वहां किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है फसल में, तो समझ लीजिए कि उसमें कैल्शियम और बोरान की कमी है। और अगर नई पत्तियों में, केवल नई पत्तियों में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, ये 4 पोषक तत्वों की कमी है। तो इतना आप एक दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर केवल पुरानी पत्तियों में कोई दिक्कत है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम की है। अगर पुरानी और नई पत्तियों में प्रॉब्लम है दोनों में तो जिंक है। अगर कोई बड्स में ऊपर टर्मिनस बड्स में कोई दिक्कत है तो उसमें कैल्शियम और बोरान की प्रॉब्लम है। और अगर केवल नई पत्तियों में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर की कमी है। अब फिर हम जब देखेंगे कि अगर पत्तियों में, अब हम आ जाते हैं कि ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, ये जो चीजें हैं पुरानी पत्तियों में। अब पुरानी पत्तियों में हम देखेंगे कि अगर आपके स्पॉट डेड हो गए हैं, मान लीजिए पत्तियों के में कोई स्पॉट बना है और वो स्पॉट जो है डेड हो गया है, मर गया है, तो समझें कि उसमें पोटेशियम और मॉलिब्डेनम की कमी है। और अगर कोई डेड नहीं है तो वो जो शेष बच रहा है उसकी कमी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और मैग्नीशियम। ठीक है। अब फिर जो है, अब ये हम देखेंगे कि जो डेड नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम की जो कमी है, तो उसमें 2 चीजें आ गई। एक, पत्तियों के जो वेन्स होते हैं अगर वो ग्रीन है तो मैग्नीशियम की कमी है, और अगर वेन्स येलो है तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। तो ये चार्ट में एक बार पहले भी शुरुआत में आप लोगों को दिखाया था, आज मैं ये दिखाने वाला था, और इससे बहुत क्लियर हो जाता है और जब हम फील्ड में जाते हैं तो ये समझ जाते हैं और उसी के हिसाब से फिर हम अपने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं। बेसिकली जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो चूंकि ऑर्गेनिक में हम गोबर की खाद और ऑर्गेनिक मैन्योर पर ही निर्भर करते हैं, तो इसलिए वहां पे किसी प्रकार की कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हमको ज्यादा महसूस नहीं होता है, इसलिए कि वो ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको मिलता रहता है। लेकिन विश्वास मानिए, जिन खेतों में 50 साल से 20 साल से कहीं कोई गोबर की खाद और इस तरह की चीजें नहीं डाली गई हैं और जो लोग केमिकल खेती करते हैं उनसे अनुभव लीजिएगा, वो एक एक न्यूट्रिएंट्स की कमी महसूस करते हैं और उसको अलग से अलग देना पड़ता है, और वो नहीं देते हैं तो उनका पैदावार प्रभावित होता है। अगर वो दे देते हैं तो उनका पैदावार बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर हम थोड़ा सा आगे चलें तो जैसा कि आपने जाना कि जिंक में जो है दोनों पुरानी पत्तियां और न्यू पत्तियां दोनों प्रभावित होती हैं, तो वो जिंक की कमी
उसमें माना जाता है। आप देखते होंगे कि जिंक एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है और उसका हमको नहीं लगता कि किसी को उसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है, वो आप बहुत कायदे से समझ लेते हैं। टर्मिनल बर्ड्स में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कैल्शियम और बोरान, अगर वहां से कोई सूख रहा है, वहां कोई बर्ड्स में डेड हो रहा है, तो वो कैल्शियम और बोरान की कमी है। अब हम आते हैं नई पत्तियों में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, तो इसमें भी जो वेन्स हैं पत्तियों की, जो अगर ग्रीन वेन्स होता है नई पत्तियों में तो समझिए कि आयरन और मैग्नीज की कमी है, और अगर येलो वेन्स है तो समझिए कि सल्फर और कॉपर की कमी है। तो ये एक चार्ट के रूप में मेरे सामने है, मैं उसी को देख करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसा कि आप देखते भी होंगे कि जब आयरन की कमी होती है, जैसे धान के फसलों में कभी कभी कहीं कहीं मिट्टियों में जब फेरस, तो नर्सरी में ही वो पता चल जाता है, और धान की नर्सरी जो है एकदम सफेद सफेद टाइप, अगर उसको पत्तियों को तोड़ें और देखें तो पता चलता है कि आमने सामने दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम सफेदी लिए हो जाता है। और जब उसमें आप आयरन दे देते हैं, फेरस सल्फेट दे देते हैं, तो वो ठीक भी हो जाता है। तो ये एक चार्ट था जिसको मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। अब हम एक एक न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि अगर नाइट्रोजन का काम क्या है और अगर कमी होता है तो फसलों में क्या असर आता है। तो देखिए, नाइट्रोजन जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पर हम चर्चा करेंगे, और नाइट्रोजन जो है एक फर्टिलाइजर का सबसे, जितने न्यूट्रिशन हैं उनका एक तरह से किंग पिंग आप कहें तो कोई अतिशयोक्ति कि हम तमाम न्यूट्रिशन दे देते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन ना दें तो फसलें प्रभावित हो जाती हैं और हमारा पैदावार काफी गिर जाता है। और जैसा कि हम लोग इसमें भी, जैविक में भी इसका असर देखते हैं कि धीरे धीरे चूंकि नाइट्रोजन की पूर्ति उसमें होने लगती है तब तो ठीक हो जाता है, अगर तत्काल हम ब्रेक करते हैं नाइट्रोजन तो फिर पौधे प्रभावित हो जाते हैं, पैदावार भी कम हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन जो है क्या, कौन सा काम करता है, तो ये कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम का कंपोनेंट भी है। ये क्लोरोफिल बनाता है, जैसा कि कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल भी है, और ये वेजिटेटिव ग्रोथ इससे अच्छे होते हैं, क्वालिटी, पत्तियों की क्वालिटी अच्छी होती है, ट्रिलरिंग इससे अच्छा होता है। तो ये सारे काम जो है नाइट्रोजन का है। अब फिगर भी इसमें था कि हर पौधों में कि वो अगर नाइट्रोजन कम है तो किस तरह से असर करता है, लेकिन आप लोग सब लोग विद्वान व्यक्ति हैं। उसके बाद अगर इसकी कमी हो गई तो जैसा कि जो भी काम है अगर उसका कमी हो गया तो सीधे वही रिएक्शन होता है, ग्रोथ जो है रुक जाता है इसमें, और पुरानी पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। रिडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, फूल जो है झड़ने लगते हैं। परिपक्व कोई अगर पौधा ऐसा है जिसमें फ्रूटिंग हो रहा है तो फ्रूट पकने से पहले झड़ने लगते हैं, यह भी एक नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। उसके बाद हम फास्फोरस की बात करेंगे। ये एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है। जो सबसे बड़ा काम, अगर एक शब्द में कहीं कोई बात करे फास्फोरस के बारे में और एक शब्द बोलना हो तो हम वो बोलेंगे कि इससे रूट फॉर्मेशन होता है, जड़ें विकसित होती हैं।
तो ये इसका जो सबसे बड़ा काम है वो रूट फॉर्मेशन का है, जड़ों का विकसित करना है। इसमें शुगर ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है। और अगर फास्फोरस आपके खेतों में है तो न्यूट्रिएंट मूवमेंट, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो भी जो है अच्छी तरह से काम करते हैं। तो फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है फसलों में, और जो सबसे बड़ा रोल है वो जड़ का है, रूट का है। और जब आप जानते हैं कि किसी भी पौधे में अगर रूट का डेवलपमेंट अच्छा हो गया तो वो पौधे कहीं से अपना खुराक ले लेते हैं। आप देखते होंगे कि पहाड़ों पर या यहाँ तक कि ऐसी जगहों पर जहाँ बिल्कुल नीचे हार्ड पैन है और वहां पे भी अगर अंदर तक जड़ें पौधों की चली गई हैं और जितना ही गहरी चली गई, जितना ही फैल गया, तो वो पौधा जो है वहां से वो डेवलप कर जाता है और देखने में अच्छा लगता है और उसको सारी खुराकें मिलती रहती हैं। तो ये काम आपका फास्फोरस का है। इसकी कमी से वही इसकी पुरानी पत्तियां जो हैं वो डार्क ग्रीन हो जाती हैं और इसके जो पत्तियों के किनारे किनारे या बीच में है वो सूखने लगते हैं। रूट जड़ें जो है विकसित नहीं हो पाती हैं। तो ये इसकी कमी के लक्षण आपको दिखाई देंगे। उसी तरह से पोटेशियम है। पोटेशियम का काम जो है वो जो पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होता है उसको रेगुलेट करने का है। तो आप जानते हैं कि स्टोमेटा जब रेगुलेट होगा तो पानी का बैलेंस बना रहेगा, एंजाइम को एक्टिवेट करता है और फसल की क्वालिटी को बढ़ाता है। इसका ये जो मुख्य काम है वो ये है। पोटेशियम अगर आपके खेत में है तो अगर पानी थोड़ा कम भी मिले, खेत में सूखा का असर पड़ रहा है और आपके खेत में पोटेशियम है तो वो कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर लेता है। इसकी कमी ये होती है कि जब आप, वही चीज इसमें भी है कि क्लोरोसिस एलॉन्ग मार्जिन, मतलब जो पौधों की पत्तियां हैं जब आप देखेंगे उसके किनारे किनारे एकदम खुरचना टाइप या और भूरा टाइप सूखने लगता है और धीरे धीरे वो सूख भी जाता है, ब्राउन हो जाता है उसके टॉप पत्तियों पर, पत्तियों के ऊपरी भाग पर, और ग्रोथ आपका रुकता है, स्टंट हो जाता है। और इसकी कमी से एक और चीज होता है कि जहां पे पोटेशियम की कमी होती है तो वहां वो पौधे गिरते बहुत ज्यादा हैं। अगर पोटेशियम की कमी आपके खेत में नहीं है तो वो काफी हद तक, अगर थोड़ा बहुत हवा भी चले तो वो पौधे बहुत जल्दी गिरते नहीं हैं। उनकी चूंकि जड़ों के पास मजबूती आ जाती है तो वो गिरते नहीं हैं, लॉजिंग नहीं होता है। तो ये पोटेशियम का वर्क था। उसके बाद हम कैल्शियम की बात करें। कैल्शियम जो है सेल वॉल बनाता है। उसके बाद जड़ के फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। एंजाइम को एक्टिवेट करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। और इसीलिए आप
कैल्शियम आजकल काफी मात्रा में दिया जा रहा है, खासतौर से जो आलू के क्षेत्र हैं, आलू वाले किसान ज्यादा कैल्शियम का यूज करते हैं। इसके पहले जैसा कि मैंने बता दिया था कि कैल्शियम की कमी कहाँ कहाँ होती है, तो ये इसमें भी जो एंड लीफ होते हैं हाईली ग्रीन हो जाते हैं, कप शेप में आ जाते हैं, क्रिंकल लीफ हो जाता है, जो पौधे सिकुड़ने लगते हैं वो भी कप शेप में आ जाते हैं, पत्तियां जो उसकी तने हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी हमको दिखाई दे तो आप अपने खेतों में कैल्शियम, वो चाहे आप केमिकल कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, वो उसको देखेंगे। तो अब फिर हम आते हैं, एक आध और न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं और फिर हम अपने वाणी को विराम देंगे और फिर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर कभी और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात होगी उसको चर्चा करेंगे और उस दिन थोड़ा इसको दिखाएंगे तो और ज्यादा समझ में आता है। जब फिगर के माध्यम से जब हम दिखाते हैं तो उस दिन ये चल भी जाएगा और हम दिखा भी देंगे। तो मैग्नीशियम में ये क्लोरोफिल का पार्ट है मैग्नीशियम, इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी मैग्नीशियम का जब हम प्रयोग करते हैं तो पौधे हरे भरे हो जाते हैं, तो ये पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है। तो लगता है कि जैसे यूरिया जैसे काम कर दिया, और आजकल मैग्नीशियम में जो डुप्लीकेसी होती है उसी में नाइट्रोजन कुछ डाल करके लोग उसकी डुप्लीकेसी कर देते हैं। डुप्लीकेसी वहीं होती है जहां पे जो मेन न्यूट्रिएंट जिसको हम खरीदने जा रहे हैं वो अगर महंगा है और उसी से संबंधित कुछ ऐसा काम करने वाला कोई दूसरा तत्व है जो उसके से मिलता जुलता है, तो उसी में और वो सस्ता मिल रहा है तो वहां लोग उसको डाल करके डुप्लीकेसी करने की कोशिश करते हैं। ये मैग्नीशियम जो है फास्फोरस को अपटेक करने में बहुत सहायक होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो गया और आपके खेत में जमीन के अंदर फास्फोरस है तो पौधे जो है उस फास्फोरस को लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी पोषक तत्व हैं सब एक से दूसरे रिलेटेड होते हैं। कोई एक चीज आप बहुत ज्यादा दे दें, दूसरी चीज की बिल्कुल कमी हो जाए तो वो प्रभावित कर देता है। अगर आप 4-5 पोषक तत्व आपने पर्याप्त दे दिया, एक आध पोषक तत्व ऐसा है जो जिसको आपने एकदम बिल्कुल जीरो कर दिया, तो भी आपकी पैदावार प्रभावित हो जाती है। इसलिए कि इनका रोल भी जो है इस तरह से होता है कि वो एक दूसरे को प्रमोट करते हैं और उनकी जब बैलेंस बराबर ठीक ठाक बना रहता है तो न्यूट्रिएंट्स अपटेक जो है, अवशोषण उनका जो है पौधों में वो अच्छा होता है। इंजाइम एक्टिवेट करते हैं, ये मैग्नीशियम का काम है, और इससे जो है शुगर का फॉर्मेशन भी होता है। इसके अंदर अगर कमी हो जाता है तो इसकी मुख्य पहचान वही है कि पत्तियों के जो वेन्स हैं उसके बीच में जो भाग बचा रहता है, जैसे जो पत्ती होता है तो उसकी जो सिराएं होती हैं और दोनों सिराओं के बीच में जो भाग है वो पीला पड़ जाता है और मतलब ऑरेंज पर्पल तरह से ये दिखाई देने लगता है। तो मुख्य इसका अगर आप देखें
तो पत्तियों को देख करके ही पहचान जाएंगे। और अगर पत्तियों के अंदर दो सिराओं के बीच सिरा हरा है, दोनों जितनी भी उसकी सिराएं हैं वो हरी हैं, और उसके अंदर पीलापन है, तो समझ लीजिए कि ये इसकी कमी है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया। अब एक और हम सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर भी बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, और ये ऑयल सीड और पल्सेस में, दलहनी फसलों में और तिलहनी फसलों में इसका बहुत बड़ा रोल है। और जितना भी जैसे आप मस्टर्ड वगैरह लगा रहे हैं या जो भी आप इस समय लगाएंगे तो उसमें सल्फर जरूर देंगे। तो ये जो है अमीनो एसिड इससे बढ़ता है, काम अच्छा करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी रोल में इसका बहुत बड़ा वो है, काम है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, और क्वालिटी को इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें सल्फर का काम है। और जैसा कि जानते हैं कि आप सल्फर की कमी अगर करते हैं तो पत्तियों की जो ऊपर वाली पत्तियां हैं वो जो है पीली पड़ने लगती हैं, और वही क्लोरोसिस हो जाता है। कर्लिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कर्लिंग हो जाता है, तो इसमें भी कप साइज में कर्लिंग होने लगता है, सिकुड़ने लगती हैं पत्तियां, और ऑरेंज कलर का जो है, जो पुरानी पत्तियां हैं वो हो जाती हैं। तो 7:50 हो गया, हम लोग का समय करीब करीब होने जा रहा है, और मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग आपस में थोड़ा सा 10 मिनट और चर्चा कर लें, और फिर जो शेष माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसके बारे में भी हम किसी दूसरे दिन प्रेजेंटेशन को दिखाते हुए चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद आदरणीय। इस तरह से हमने आज पोषक तत्वों की बात करी। वही पोषक तत्व जो कि हमारी फसलों को अनिवार्य होते हैं, और वे पोषक तत्व जिनके द्वारा हमारा भोजन का निर्माण खेत में होता है। अब इस क्रम में कुछ हैंड रेज हैं, और आदरणीय रमेशन मेहरा सर, आप बात रखिएगा। जी ओम, सदन को नमन। जैसा कि सर ने बताया अभी कि हमारे फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये मुख्य तत्व किसान डालते हैं, और इसका प्रभाव जैसे जब हम जैविक की ओर जाते हैं या प्राकृतिक की ओर जाते हैं तो इनकी पूर्ति जितनी मात्रा में चाहिए उतनी होती नहीं है। तो इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? जी ओम। जी आदरणीय महाराज जी, इस पर हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि जब हम कोई फसल पैदा करते हैं तो जब केमिकल में जाते हैं तो तुरंत ही न्यूट्रिशन हम बैग में लाए, खाद और खेतों में डाल दिए, और वो उनका पौधे जो है तत्काल अपटेक कर लिए, और पौधे बड़ी अच्छी तरह से चलने लगे और पैदावार हमारा अच्छा हो जाता है। हम इसी
न्यूट्रिशन को जब जाते हैं जैविक में, तो मैं आपको बताऊं कि आज से करीब 6 वर्ष पहले मैं जब वहां ज्वाइन किया था पतंजलि में, तो उस समय भी हम लोग वहां डालते थे और आज भी हमारी बातें वहां होती हैं। बड़े बड़े फार्म हैं पतंजलि में, आप लोग गए होंगे, हो सकता है कि कुछ फार्म देखे भी हों, और वहां जो लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं उनसे मेरी बराबर बातचीत होती है। आज की डेट में वो एकदम 100% पैदावार ले रहे हैं। कभी समय था कि वो लोग भी शुरुआत के समयों में केमिकल्स का प्रयोग करते थे। आज वहां एकदम 1 ग्राम किसी भी पतंजलि के फार्म पर कोई केमिकल नहीं दिया जाता है और पूरा पैदावार होता है। कहीं कोई पैदावार की कमी नहीं है, पूरा पैदावार होता है। लेकिन समय जरूर लगा। मैं भी कभी कभी जब यहां से आसाम जाता था, आसाम में भी बड़े बड़े फार्म हैं, तो वहां पे भी जब हम ये सब चीजें यहां से गया, उसको दिया गया शुरुआत में, तो शुरुआत में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत कम था। तो ये सारी चीजें धीरे 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 करके और कंप्लीट हो गई। आज हर जगह कहीं कोई शिकायत नहीं है कि नहीं कोई पैदावार की कमी। तो प्राकृतिक खेती में तो आप सब लोग जानते हैं कि भाई गौ आधारित हमारी खेती होगी। हम जो है सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, जितना भी उसमें पैदा होगा उसके अवशेष उसी खेत में हमको दबाने हैं, हरी खाद का पैदावार करना है। जहां तक जैविक और प्राकृतिक दोनों में है, आप निश्चित मानिए कि अगर आप कभी देख करके देखिए, शुरुआत में ही यहीं पे, चूंकि जहां मैं रहता हूं यहीं के कुछ किसान जो अभी भी बिहार में करते हैं लोग, और वो प्याज आलू ये सब चीजें शुरुआत में किए। और आप लोग भी देखे होंगे, जो आप लोग 1 एकड़ में डाले थे, 1 एकड़ का मटेरियल जो मिला हुआ था, और मुझे विश्वास है कि वो खरीफ सीजन में था, और जो लोग ईमानदारी से 1 एकड़ में जितना फर्टिलाइजर मिला हुआ था अगर समय समय पर डाल दिए होंगे तो उनका पैदावार बिल्कुल कम नहीं हुआ। यहां तक कि जो लोगों ने 1-2 बार, हम तो देखे कि कुछ ऐसे हमारे किसान थे जो मात्र 1-2 बार जीवामृत पहली बार बना के डाल दिए, उनका कहना यह था कि उससे भी अच्छा हो गया। लेकिन उसमें एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ था, प्रोम मिला हुआ था। तो ये सारी चीजें जैविक में पूरा एक रेंज है। आज जैविक खेती वे लोग कर रहे हैं जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मैं देख रहा हूं कि गांवों में यही कष्ट की बात यही है कि गांव के किसान हमारे जो है जैविक खेती उतना नहीं कर रहे हैं जितनी अच्छी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग जो इस जैविक को भेजने के पैदावार को विदेशों में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो इसी से कर रहे हैं, वो बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड प्लस और जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको समय समय पर प्रयोग करते हुए और उसको आगे बढ़ा करके कर रहे हैं और वो अच्छा पैदावार ले रहे हैं। हम लोग 500 शुरुआत में 500 ग्राम से लेकर के 1 केजी की बात करते हैं
कि एजेटोबैक्टर डाल दें। एजेटोबैक्टर जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी ग्रेन्स वाली फसलें हैं उसमें नाइट्रोजन का काम करता है, लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं जो दूसरे कंपनियों में हैं बायो की, वो कहते हैं कि राय साहब हम लोग 4-4 किलो डलवा देते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। वही बात हुआ कि जिस तरह से आप डीएपी किलो एक बैग डाले तो थोड़ा कम पैदावार हुआ, और इसको आपने बढ़ा दिया तो ज्यादा पैदावार। मेरा यहां भी देखा हुआ था, एक हमारे सज्जन जो है कहे कि मुझे आलू लगाना है, लेकिन राय साहब पैसा जितना भाई हम केमिकल में डालते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा 1,000 रुपया लग जाए ठीक है, लेकिन पैदावार मेरी बढ़ जाए। तो उनको मैं 4 बोरी प्रोम से लेकर के और हर न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग जितने भी जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं उनको मैं लिखवा दिया था, यहाँ उपलब्ध भी हो गया था, डाले थे। विश्वास मानिए कि चूंकि पहला साल था, बहुत मतलब जितना केमिकल में होता है उतना तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने संतोषजनक बहुत हल्का सा कम हुआ। तो ऐसे आप कर, अब वही चीज फिर दूसरा बार, अब वो सारे लोग अपने उन खेतों में अपना कर रहे हैं, मैंने जहां शुरुआत हुआ। अब कष्ट की बात यही है कि जो देहात में लोग हैं, अब इसमें थोड़ा सा इतना सिस्टम बना हुआ है कि जिनके पास 20 एकड़ है वो 2-3 एकड़ से ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो 2-3 एकड़ अपने खेतों को तो बना लिए, लेकिन फिर वो 2-3 एकड़ के ही बिहाव पर और भी अपना काम कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग थोड़ा सा व्यवसायिक रूप से कर रहे हैं, जैसे जो बड़े बड़े फार्म डेवलप हो रहे हैं, वो अपना मार्केटिंग का सिस्टम डेवलप कर लिए, वो अपना प्रचार प्रसार अच्छा सा कर लिए, देश जी विदेश जी में भेजने आ, आ, जी जी संभवतः आदरणीय मेरा सर का प्रश्न और उनका उत्तर उनका मिल गया होगा, और क्योंकि समय संकेत दे रहा है, इसी क्रम में आदरणीय श्री शरद वर्मा सर का हैंड था, और उनसे ये निवेदन भी है कि अपना प्रश्न रख करके तत्पश्चात आज की सभा संपन्न करने का भी कष्ट करें। आदरणीय वर्मा सर। जी जी सर, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। और सर मुझे छोटी छोटी 1-2 चीजें समझनी थी आपसे। एक, हम लोग जैसे कोई फसल बोते हैं और उसमें जो भी खरपतवार हो वो बहुत अच्छा उगता है, उसको कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती, वो जबरदस्त बढ़ता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि कोई भी चीज का अगर बीटी साइड है तो वो बहुत अच्छा उगता है, और जो फसल हमारे द्वारा बोई जाती है वो बहुत कमजोर उठती है? इसका क्या रीजन है? जी जी आदरणीय वर्मा सर, आपने बिल्कुल 101% सत्य बोला कि वही चीज जब हम कोई चीज बोते हैं तो जर्मिनेशन होने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। पता चलता है कि हमने नर्सरी में डाला या कोई बीज बोया, तब तक उसमें फंगस लग गया, उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, कोई बीमारी लग गई, वहीं खत्म हो गया, हुआ भी कमजोर हुआ। और वहीं पे बगल में कोई भी खरपतवार अगर जमा तो वो बढ़ता चला जाएगा। इसी को हम प्रकृति का देन कहेंगे एक तरफ से, और कुछ नहीं है। प्रकृति ने उस सीड को इस तरह से बनाया है, उसके एटमॉस्फेयर को इस तरह से दिया है कि वो आगे बढ़ता चला जाता है, और जो चीज हम करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल करना चाहते हैं, उसमें कमी हो जाती है। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके सीड में, उनके पौधों के अंदर, कि उनको किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई कीड़ों का अटैक उस पर नहीं होता ज्यादातर, और हमारी फसलों पर होता है। हमारी फसलें बहुत ही एक तरह से कोमल कहिए उस तरह की होती हैं, जैसे हम लोगों में भी है। जो लोग
मतलब अब देखें आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग हैं कैसे कैसे रह लेते हैं, और उनका शरीर देखिए, और फिर जो ऐसे बच्चे जो काफी बिस्तर से नहीं उठाए जा रहे हैं, ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, फिर उनके एक्टिविटीज को देखिए, तो वो इसी तरह से है। धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा और बहुत जानकारी मिली। और समय हमेशा कम पड़ जाता है, लेकिन अब टाइम हो चुका है, इसलिए अभी ये सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल फिर नए जोश के साथ फिर सुबह 5:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। इसलिए सबको ओम नाम। धन्यवाद सभी को, सभी का बहुत बहुत जी अभिनंदन कि आप लोगों ने बहुत कायदे से सुना, और ये तो अपना परिवार है, हम लोग बराबर जुड़ते रहते हैं, और हर तरह की समस्याएं होती रहती हैं। अच्छी बात है, 1 घंटा इस तरह की चर्चाएं हो जाती हैं और हर नई पुरानी बातें आ जाती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, पुनः पधारें। सदन को प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और समय समय पर ये हमारी फसलों के लिए साथ साथ हमारे विचारों के लिए भी इस तरह की पौष्टिकता बनी रहती है। आदरणीय, धन्यवाद। धनतेरस की शुभकामनाएं सभी को। आपको भी धन्यवाद। बहुत 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 बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। सभी को शुभ दीपावली। धनतेरस, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन, भाई दूज सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। रूप चौदस की भी शुभकामनाएं। पंचदिवसीय जो हमारा पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जी ओम।